नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी में कई योजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने दीपावली के मौके पर लोकल सामानों की खरीदारी का आग्रह किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, देश में कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा कर लिया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशीवासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। आज ही कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में मुझे उत्तर प्रदेश के 9 नए मेडिकल कॉलेज अर्पण करने का मौका भी मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से ही देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। पहले की सरकारों ने स्वास्थ्य सेवाओं को गरीबों और गांवों से दूर रखा। उन्होंने कहा कि गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। इससे किसी बीमारी की शुरुआत को पता करने में सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर दौरे पर भी रहे हैं। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए सीएम योगी की तारीफ की है। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी कम उम्र में ही सांसद बन गए थे और लगातार पूर्वांचल के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। सभी इस महामारी के सामने असहाय दिखे, पर इस विपरीत हालात में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के सामने अपने नेतृत्व की क्षमता का परिचय दिया। पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोग दम तोड़ देते थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में 2329 करोड़ की लागत से 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि पहली बार लोगों की पीड़ा समझी गई है। अब कोई स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने मंच के ठीक पीछे बनाई गई एक एग्जीबिशन फोटो गैलरी का अवलोकन किया। यहां सभी 9 मेडिकल कॉलेजों के चित्र प्रदर्शित किए गए। इसी प्रदर्शनी में महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े छायाचित्रों और सिद्धार्थनगर जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थानों को भी प्रदर्शित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि 1947 के पहले 3 या 4 मेडिकल कॉलेज थे। साल 2016 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज 30 मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर खुल रहे हैं और आज 9 प्रारंभ भी हो रहे हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों में नौजवान भर्ती होकर डॉक्टर बनेंगे और अपना योगदान देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में हर घर को शौचालय और पेयजल की आपूर्ति की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान मकवाल बॉर्डर में अग्रिम इलाकों के दौरा करने पहुंचे और मकवाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे इलाके का दौरा किया। बॉर्डर के मौजूदा हालातों को लेकर उन्होंने जवानों और बीएसएफ के अधिकारियों से बातचीत भी की। इसके अलावा अमित शाह ने स्थानीय लोगों के साथ भी संवाद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को गांदरबल में खीर भवानी दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। शाह अपने कश्मीर दौरे के अंतिम दिन यानी आज श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नगरोटा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नई शिक्षा नीति के तहत आईआईटी जम्मू में कई नए कोर्स शुरू करने की घोषणा भी की गई है। इसमें नए आईआईटी आईआईएम के सहयोग से 6 साल की डिग्री कोर्स शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज कश्मीर के युवाओं से अपील करने आया हूं कि जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे उन्होंने आपका क्या भला किया, जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे उन्होंने आपका क्या भला किया। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे ताना मारा गया, निंदा की गई। आज मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूं, इसलिए यहां कोई बुलेट प्रूफ का सुरक्षा नहीं है। फारूक साहब ने मुझे पाकिस्तान से बात करने का सुझाव दिया था, लेकिन मैं युवाओं और लोगों से बात करूंगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि एक समय था जब गोरखा समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा से रहित थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समुदाय भी शिक्षा और रोजगार के अच्छे अवसरों से रहित था। महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, लेकिन आज यह सब हकीकत में बदल रहा है और हर किसी को उनका अधिकार मिल रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि अनेक लोग कहते हैं कि 2 साल में क्या बदला है। 70 साल से यहाँ जाति के आधार पर लोगों को अधिकार था कि जमीन खरीद सकते थे या नहीं, उस कानून को बदल दिया गया है। अब महाजन, सिख, खत्री समुदाय के लोग भी जमीन खरीद सकते हैं। ये व्यवस्था इसी शासन में हो सकती है। तेज प्रताप यादव के धरना देने की धमकी के बाद लालू प्रसाद यादव आखिरकार उनके घर पहुंचे। हालांकि वे गाड़ी से नहीं उतरे। तेज प्रताप ने अपने आने की खबर पुष्ट होने के बाद पहले झाड़ू से रास्ता साफ किया। उन्होंने लालू यादव के पहुंचने पर उनके दूध से पैर धोने की कोशिश की, लेकिन लालू के मना करने पर तेज प्रताप ने उनके पानी से पैर धोए। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच नया मोड़ आता दिख रहा है। आर्यन केस से जुड़े मामले में गवाह प्रभाकर साहिल मुकर गए हैं। प्रभाकर के समीर वानखेड़े को 8 करोड़ मिलने के सनसनीखेज आरोप के एक दिन बाद एनसीबी ने यह जानकारी मुंबई की कोर्ट में आज सुबह दी है। मुंबई ड्रग्स मामले में जांच कर रहे एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े की कानूनी सुरक्षा चाहिए और इसके लिए उन्होंने मुंबई पुलिस को डोंट अरेस्ट मी का खत लिखा है। इन्होंने फंसाए जाने का डर जाहिर करते हुए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मांगी है और इसके साथ ही नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ट्वीट किया है। आर्यन खान से जुड़े क्रूज शिप ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्टर अनन्या पांडे सोमवार को पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समक्ष पेश नहीं हुई हैं। 22 वर्षीय अनन्या ने पेशेवर कमिटमेंट का हवाला देते हुए एंटी ड्रग्स एजेंसी के समन पर जवाब के लिए और वक्त मांगा है। बीएसपी के 2 विधायक लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले 2 कद्दावर नेताओं के पार्टी छोड़ने से बसपा सुप्रीमो मायावती को तगड़ा झटका लगा है। राजभर और लालजी वर्मा दोनों ही 5-5 बार के विधायक रहे हैं। दोनों ही कई बार कैबिनेट मंत्री बने हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वादों का दौर शुरू हो गया है और इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर किसी भी बीमारी के लिए 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा। और इससे पहले प्रियंका ने बाराबंकी में कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाओं का ऐलान किया था। केरल के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जीका वायरस का मामला सामने आ गया है। कानपुर के एक एयरफोर्स कर्मी इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। सीएमओ नेपाल सिंह ने बताया है कि उन्हें कई दिनों से बुखार आ रहा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयरफोर्स कर्मी के कई रहस्यमय लक्षण दिख रहे थे और जिसके बाद उनके ब्लड सैंपल के पुणे में जांच के लिए भेजा गया था। वहां उनमें जीका वायरस की पुष्टि हुई है। उत्तर पूर्व एशिया में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और इससे क्षेत्र में ऊर्जा संकट बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। भारत की बात करें तो जनवरी और फरवरी में देश के कुछ उत्तरी इलाकों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। मौसम की स्थिति के लिए ला नीना को जिम्मेदार बताया जा रहा है। प्रशांत क्षेत्र में ला नीना उभर रहा है। एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी और एक्ट्रेस क्रांति रेडकर वानखेड़े ने चुप्पी तोड़ी है। अपने पति समीर का समर्थन करते हुए क्रांति ने कहा है कि वे दोनों जन्म से हिंदू हैं। क्रांति रेडकर वानखेड़े ने ये ट्वीट तब किया जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की मुस्लिम नाम जाति प्रमाण पत्र के बारे में ट्वीट किया और कहा कि उनके पिता हिंदू और उनकी मां मुस्लिम है। समीर के समर्थन में उतरी पत्नी क्रांति रेडकर ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं और नवाब मलिक पर निशाना साधते हुए अपने एक ट्वीट में लिखा है, मैं और मेरे पति समीर वानखेड़े जन्मजात हिंदू हैं। हमने कोई भी अपना धर्म नहीं बदला है और हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। समीर के पिता हिंदू और मां मुस्लिम थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। समीर की पहली शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी और 2016 में तलाक हो गया है। हमारी 2017 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर को भव्य समारोह में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश और विदेश के आदिवासी नर्तक दलों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देशों के नर्तक दल सहित देश के 27 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी नर्तक दल शामिल हो रहे हैं। भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने आयोजन स्थल पर की जा रही तैयारियों, विदेशों तथा देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले आदिवासी नृत्य दलों तथा अतिथियों के रुकने की व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, 5 दिनों तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पृथ्वीपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम के मंच से नीचे उतरते ही बाहर नजारा बदल गया। सभा में शामिल होने आए लोगों को जैसे ही पता चला कि खाना बंटना शुरू हो गया है तो उन्होंने दौड़ लगा दी। लोग खाना लेकर आए, वाहन में चढ़ने लगे। देखते ही देखते खाने के पैकेट की लूट मच गई। छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया 27 अक्टूबर को रायपुर जिले के तिल्दा, नेवरा और बलौदा बाजार, भाटापारा जिले के प्रवास पर रहेंगे। आपको बता दें कि रायपुर में वो कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ तहसील साहू संघ तिल्दा, नेवरा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद बलौदा बाजार, भाटपारा पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर को भव्य समारोह में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ होना है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश और विदेश के आदिवासी नर्तक दलों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी।
राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देशों के नर्तक दल सहित देश के 27 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी नर्तक दल शामिल हो रहे हैं और इन नर्तक दलों में लगभग 1000 कलाकार शामिल होंगे, जिनमें 63 विदेशी कलाकार होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आज बड़वाह कांग्रेस कार्यालय पर सभी कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की है, तो वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य में हमारी सरकार न सही लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश के साथ जुनून अभी भी कायम है और इसी के दम पर बड़वाह का एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को जिताकर फिर इतिहास दोहराएगा और लोकतंत्र की हत्या का बदला लेगा। भोपाल में आश्रम 3 वेब सीरीज की शूटिंग को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि इसका नाम आश्रय ही क्यों रखा गया है। जिन्होंने कल गलती की है उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन प्रकाश झा पर क्या कार्रवाई की जाए। गृहमंत्री ने सीरीज का नाम बदलने की भी बात कही है। शूटिंग के लिए अब स्थानीय गाइडलाइन जारी होगा। उत्तराखंड सरकार ने एक जनपद 2 उत्पाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के सचिव अमित नेगी ने एक शासनादेश के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अनुभाग की ओर से एक जनपद को 2 उत्पाद योजना 2021 का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस योजना के लागू होने से जहां स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी ओर हर जिले में स्थानीय उत्पाद की विश्वस्तरीय पहचान बन सकेगी। प्रदेश में बीते दिनों आई भारी आपदा को लेकर सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है और हालात को सामान्य करने में जुटी हुई है। खुद फ्रंट फुट पर आकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार आपदा प्रबंधन में फेल हो गई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि आपदा राहत कार्यों में तेजी लाए, नहीं तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार से आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। उत्तराखंड में आई त्रासदी का जायजा लेने के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार कुमाऊं के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां आज रुद्रपुर पहुंचे हैं और आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर समस्याओं को सुना है। इसके अलावा आपदा को देखते हुए अब नए बेंचों को आपदा की एडिशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मसूरी से लगे क्यारकुली गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर दोबाना गांव पर बने मछली तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिगों को तालाब से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मसूरी के उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की ओर से दोनों नाबालिगों को मृत घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड के जसपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजगार मेले का उद्घाटन करने वाले, लेकिन किसी कारण से मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। हालांकि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद रोजगार मेले में पहुंचे हैं। रोजगार मेले में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। समाज सेवी रमेश थपलियाल की अनूठी पहल अब बाजारों में घूमने वाले आवारा पशुओं के दुर्घटना से बचाने में काफी मददगार साबित होगा। दरअसल समाज सेवी रमेश थपलियाल ने नगर पंचायत थराली और पशुपालन विभाग के सहयोग से थराली में बाजारों में घूम रहे आवारा पशुओं, गाय, बैल और कुत्तों को राहत के समय वाहन से होने वाली दुर्घटना से बचाने के लिए इन पशुओं पर रिफ्लेक्टिव का कॉलर लगाने की शुरुआत की है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि प्रदेश में डीएपी खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाजार में पिछले बरस की तुलना में इस साल 11,000 मीट्रिक टन अधिक डीएपी खाद उपलब्ध है। फिर भी किसानों की मांग को देखते हुए उन्होंने केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया से फोन पर बातचीत कर 6 अतिरिक्त रैक बढ़ाने पर सहमति ले ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोहना इलाके के विकास के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने लगभग 50 विकास योजनाओं की स्वीकृति दे दी है। इन पर 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सोहना में विकास भी स्तर पर विकास की कमी नहीं दिखाई देगी। अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अजय बवेजा को मानद सदस्य चुना गया है। आज कैंटोनमेंट बोर्ड प्रांगण में ब्रिगेडियर और कैंटोनमेंट बोर्ड अध्यक्ष ने उन्हें सदस्य के रूप में शपथ दिलवाई। बवेजा ने कहा कि मैं पहले भी कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी 8 वार्डों के लोगों की समस्याओं का निपटारा करता आया हूं और अब मानद सदस्य बनने के बाद भी वार्ड में आने वाली समस्याओं का निपटारा करेंगे और लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री भारी उद्योग और ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक दीपल मंगला ने पलवल में करीब 5 करोड़ 60 लाख 13,000 रुपए की लागत से पलवल विधानसभा क्षेत्र की करीब 9.25 किलोमीटर लंबी 5 सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ करने के कार्यों का नारियल तोड़कर शिलान्यास किया। भारतीय टीम को हार मिलने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर गेंदबाज मोहम्मद शमी का ट्रोल करना शुरू कर दिया है। शमी को निशाना बनाने पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि टीम में 11 खिलाड़ी हैं तो केवल एक ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, और इस पर पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बेंगलुरु के आर्क बिशप पीटर मचाडो ने सोमवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को वापस लेने की अपील की है। उन्होंने आशंका जताई है कि यह राज्य में बदमाशों के लिए कानून को अपने हाथ में लेने और माहौल को खराब करने का एक उपकरण बन जाएगा। कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए यूपी में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। योगी सरकार वैक्सीनेशन के मामले में पूरी तरह से संजीदा है। यही वजह है कि टीकाकरण के मामले में यूपी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। यूपी में अब तक 12 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इनमें से 3 करोड़ लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट भी हो चुके हैं। इन लोगों को टीके की दोनों खुराकें लगाई जा चुकी हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले रविवार को लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं और इसके साथ ही राजनीति अब तेज हो गई है। लालू यादव बुधवार को मुंगेर के तारापुर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थित में चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे और वहीं तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही अपने प्रत्याशी उतारकर महागठबंधन छोड़ दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 9.5% की दर से बढ़ेगी। एक विदेशी ब्रोकरेज कंपनी की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। बीते वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई थी। स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था और रफ्तार पकड़ेगी। यूबीएस सिक्योरिटीज ने कहा है कि दबी मांग और अनुकूल बाहरी मांग से दूसरी छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज होगी। यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री तरणवीर गुप्ता जैन ने रिपोर्ट में कहा है कि हमारा अनुमान है कि 2021-22 में भारत की जीडीपी की वास्तविक वृद्धि 9.5% रहेगी। और एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।